तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। तो इस वीडियो में हम लोग पिछले वीडियो से आगे के क्वेश्चंस को अब सॉल्व करते हैं। 35 तक हमने कर लिया था, अब हम लोग 36 से आगे देखते हैं। अब ये तुम देखो, ये प्रॉब्लम जो पूछा हुआ है आपका, ये नीट 2007 में। तो अभी आपको इस प्रॉब्लम को देख के लग रहा होगा कि आखिर कभी कभी कितना आसान क्वेश्चन आता है। जैसे कि देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक ब्लॉक है इस तरीके से रखा हुआ, ठीक है, और उसको v वेलोसिटी दे दी गई है इनिशियली। मान लो आपने थ्रो करके रख दिया, और म्यू जो है यहां पे कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। तो कहता है कि कितनी दूर जाके ये रेस्ट में आ जाएगा, है ना। दूर नहीं बल्कि टाइम पूछ रहा है। डिस्टेंस भी हम लोग निकाल सकते थे अगर पूछता, तो यहां पे अपने को टाइम पूछ रहा है। तो इसमें तो मेरे को लगता नहीं है कि आपको कोई दिक्कत आई होगी। आप सीधी सी बात है, जब ये आगे बढ़ रहा होगा बच्चों, तो इसके पीछे की तरफ एक फोर्स लगेगा, जो लगेगा आपका फ्रिक्शन, ठीक है। और ये फ्रिक्शन ही इसमें रिटार्डेशन कॉज करेगा। रिटार्डेशन कॉज करेगा मतलब एक्सेलरेशन पीछे की ओर होगी और वेलोसिटी आगे की ओर। तो ये धीरे धीरे आपका स्लो होगा और फाइनली रेस्ट में आ जाएगा। और ये फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, तो इस पे आप नीचे दिखा दो यहाँ पे mg, और ऊपर क्या दिखा दोगे, नॉर्मल। ओके, नीचे mg ऊपर नॉर्मल। तो यहाँ पे अच्छा कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल। नॉर्मल किसके बराबर है, mg के। तो यहाँ से म्यू इंटू mg। तो ये आपका f के निकल के आ गया बच्चों। अब सीधी सी बात है, एक्सेलरेशन के लिए क्या करोगे। अब देखो पीछे काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है जो ये रिटार्डेशन पैदा कर रहा है। रिटार्डेशन क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये वेलोसिटी के अपोजिट है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ के इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। क्योंकि ये फ्रिक्शन ही है जो आपका एक्सेलरेशन पैदा कर रहा है। एफ के की जगह फिर लिख दोगे म्यू mg इक्वल्स टू m इंटू ए, और कितना सिंपल है, mm कैंसिल हो गया, a इक्वल्स टू आ गया आपका म्यू जी। तो एक्सेलरेशन जो निकल के यहाँ पे आ रहा है वो आ रहा है आपका म्यू जी, और इसकी वजह से ये धीरे धीरे स्लो होते हुए रुक गया होगा। तो उसके बाद काइनेमेटिक्स का इक्वेशन लगा दो, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, हम लोग पढ़े हुए हैं। अब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल v है, और यहाँ पे चूंकि ये रिटार्डेशन है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस रख दो, और यहाँ पे म्यू जी रख दोगे इंटू टी। सो t इक्वल्स टू, यहाँ सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा v अपॉन म्यू जी। तो आई डोंट थिंक कि आप में से किसी को भी इसमें दिक्कत आई होगी, आप सभी ने सॉल्व कर लिया होगा, और आंसर हो गया आपका इसका फोर्थ, v अपॉन म्यू जी। ओके, तो किसी को राइट डाउन करना है तो राइट डाउन कर लो। कर लिया आपने, आगे चलें। चलो अब हम लोग बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 37 की। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। अब देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दरअसल, हालांकि इसमें सिर्फ फॉर्मूला पूछा हुआ है। सिर्फ क्या पूछा हुआ है, फॉर्मूला। तो इस प्रॉब्लम के बहाने मैं आपको 2-3 चीजें रिवाइज भी कर दूंगा इसमें। ये नीट 2016 में पूछा है, ठीक है ना। तो बच्चों इसका तो हम लोग प्रॉपर, जब हम लोग क्लास में जब हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे, तो हमने प्रॉपर तरीके से इसको डिराइव भी किया था। मैं यहाँ एक बार फिर से उन चीज़ों को आपको फॉर्मूला को याद दिलवा दूँ। आप देखो इसमें क्या कर रहा है कि यहाँ पे एक कर्व्ड रोड पे जिसका रेडियस r है, उसको बैंक किया गया है एंगल थीटा से, और साथ ही साथ कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दिया हुआ है। तो पूछ रहा है मैक्सिमम सेफ स्पीड। देखो सर्कुलर मोशन में आपने देखा था कि आइदर फ्लैट टर्निंग है, तो वहां पे उस केस में हमारा आया था सुटेबल स्पीड, सॉरी v मैक्स। अगर फ्लैट सर्कुलर टर्निंग है मतलब कोई भी एंगल आपने एलिवेट नहीं किया, रोड बिल्कुल फ्लैट है, एकदम लेवल का है, तो उस केस में सिर्फ फ्रिक्शन ही आपका सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो उस केस में v मैक्स आया था आपका अंडर रूट म्यू जी आर, है ना, म्यू जी आर। फिर हमने क्या किया था, फ्रिक्शन से बचने के लिए, फ्रिक्शन पे अपनी निर्भरता को खत्म करने के लिए हमने रोड को बैंक कर दिया। रोड को बैंक कर दिया तो उस केस में हमारा एक सुटेबल स्पीड आया था। कौन सा स्पीड, सुटेबल। ये मैक्सिमम सेफ नहीं है, सुटेबल है। जो सुटेबल कहने का मतलब है कि इस स्पीड से उस बैंक्ड रोड पे आपको कोई फ्रिक्शन नहीं चाहिए, और इसकी वैल्यू होती थी बच्चों जी आर टेन थीटा, या आर जी टेन थीटा हम लोग बोलते थे, आर जी टेन थीटा। इसके बाद जो थर्ड कंडीशन हम लोग पढ़े थे उसमें था कि बैंक्ड रोड पे है, और ये बैंक्ड रोड पे, ठीक है ना, बैंक्ड रोड पे आपने पढ़ा होगा, जब भी पढ़ा होगा आपने देखा होगा,
तो अगर ये बैंक रोड पे भी अगर बहुत स्पीड कर दे तब तो उस केस में यहां पे बच्चों एक तो नॉर्मल का भी कंपोनेंट लगने लगेगा और ये बाहर की तरफ स्किड करेगा तो अंदर की तरफ फ्रिक्शन भी लगने लगेगा। तो अंदर की तरफ देखो एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, उसका भी कंपोनेंट सेंट्रीपिटल देगा और नॉर्मल तो देगा ही देगा, है ना। तो उस केस में हमने फिर से सेफ स्पीड निकाला था और उस सेफ स्पीड का जो वैल्यू है वो अपने को यहां पे बताना है। क्लियर? तो इसको मैं अभी सॉल्व करके आपको दिखाता हूं, फिर से मैं सॉल्व कर देता हूं। अदरवाइज मेरा तो ये तुमसे मेरा ये कहना है कि आप इसका डायरेक्ट आउटकम याद रखो। मैं इसको अभी सॉल्व कर दूंगा लेकिन आप इसका आउटकम याद रखो, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसको हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर है ये 37, है ना। तो सबसे पहली बात कि ये रोड को आपने बैंक कर दिया, देखते जाओ एकदम आराम से सॉल्व हो जाएगा बच्चों। ये एंगल हो गया थीटा। अब इस पे और ये डेरिवेशन भी एक तरीके से मैं फिर से आपको कर दे रहा हूं, आप ध्यान से देखो। इसको मैं डेरिवेशन ही मानता हूं प्रॉब्लम के बजाय, लेकिन इसे प्रॉब्लम के फॉर्म में पूछा जाता है। तो इस पे देखो एक नॉर्मल लग गया ऐसे। उसके बाद ये चूंकि बहुत फास्ट जा रहा है तो ये बाहर की ओर स्किड करने की टेंडेंसी रखेगा, तो ऑटोमेटिकली फ्रिक्शन फोर्स लगेगा किधर? अंदर की ओर, है ना। अगर आप बैंक रोड पे सुटेबल स्पीड से गए √RG tan थीटा से तो फ्रिक्शन नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप ज्यादा से ज्यादा स्पीड से जाना चाहोगे तो ऑटोमेटिकली बाहर की ओर स्किड करना चाहोगे तो उस केस में फ्रिक्शन फोर्स किधर लग जाएगा? अंदर। अब जरा देखना कि इस तरीके से ये रोड बैंक होती है और ऐसे ये घूमता है ना, ऐसे घूमता है। तो सेंटर की तरफ फोर्स, सेंटर की तरफ आपको सेंट्रीपिटल फोर्स लगाना है। तो बच्चों यहां पे जरा देखो, यहां पे आप समझो मेरी बात को कि ये इसका हो गया सेंटर यहां पे इधर। तो इस केस में अगर हम लोग देखें, इस केस में हम लोग देखें तो ये सेंटर की तरफ इस नॉर्मल का भी एक कंपोनेंट आएगा और फ्रिक्शन का भी एक कंपोनेंट आएगा और दोनों मिलकर सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। अब वो कंपोनेंट कैसे तोड़ेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले ये अगर थीटा है बच्चों तो ये भी थीटा होगा और ये फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट इधर आ गया आपका F cos थीटा और फ्रिक्शन का दूसरा कंपोनेंट वर्टिकली नीचे आया F sin थीटा। नीचे ही आपका mg भी आ गया, mg भी नीचे ही लग रहा है, ठीक है ना। और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? ऊपर की तरफ कोई फोर्स तो नहीं लग रहा, लेकिन इसका एक कंपोनेंट हम लोग तोड़ सकते हैं। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये आपका हो जाएगा फिर से थीटा। तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट वर्टिकली ऊपर टूटा, दैट इज n cos थीटा। और सामने क्या टूट गया बच्चों? n sin थीटा। अब जरा गौर करना, यहां पे आपका सेंटर ऑफ कर्व है ना। जिस रोड पे आपको घूमना है उसका सेंटर इधर है। तो n sin थीटा और f cos थीटा ये दोनों ही सेंटर की तरफ लग रहे हैं, तो ये दोनों ज्वाइन होके आपको क्या दे देगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सीधी सी बात है, हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ से लिखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स तो हम लोग जानते हैं mv²/r होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है mv²/r। और इस सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल कौन प्ले कर रहा है बच्चों? तो n sin थीटा प्लस f cos थीटा, और ये f क्या है? फ्रिक्शन, इज इक्वल टू mv²/r। अगर वेलोसिटी मैक्सिमम लोगे तो इस तरफ फ्रिक्शन को मैक्सिमम लेना पड़ेगा, तो हम ये मान के चलेंगे कि इस तरफ लगने वाला फ्रिक्शन क्या लग रहा है? fs मैक्स। तो यहां लिख देंगे n sin थीटा, ठीक है, प्लस fs मैक्स। और fs मैक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? म्यू इंटू नॉर्मल। क्या लिख सकते हैं? म्यू इंटू नॉर्मल। ये फ्रिक्शन की जगह हम लोग लिख सकते हैं म्यू इंटू नॉर्मल इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू mv मैक्स का स्क्वायर/r। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, अब वर्टिकल डायरेक्शन में देखो तो वर्टिकली तो ये रेस्ट में है बॉडी, जो भी एक्सेलरेशन है वो आपका क्या है? हॉरिजॉन्टली है, वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। वर्टिकली ये क्या है? रेस्ट में। तो वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग लिख सकते हैं यहां पे बच्चों कि n cos थीटा जो है अकेले संभाल रखा है किसको? उसने f sin थीटा को और mg को। तो सेकंड इक्वेशन के लिए हम लोग लिखेंगे along वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन के लिए हम लोग लिखेंगे बच्चों यहां पे n cos थीटा
एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस एम जी। अब एफ साइन थीटा को इधर ले आओ, ठीक है ना, तो फिर ये हो जाएगा एन कॉस थीटा। अच्छा, एफ की जगह आप चाहें तो लिख सकते हैं म्यू इंटू नॉर्मल, तो यहां लिख देंगे म्यू इंटू नॉर्मल साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। अब देखो आपके पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देते हैं। पहले इसको जल्दी से आप राइट डाउन कर लो। कर लिया आपने? चलो अब हम लोग क्या करेंगे यहां पे बच्चों, 1/2 कर देते हैं, ठीक है ना, 1/2। तो 1/2 अगर करोगे तो देखो 1 में भी तुम n को कॉमन ले लो और 2 के भी LHS में n को कॉमन ले लो, तो इसका n कैंसिल हो गया। तो इस केस में बचा ऊपर में आपको साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, इस केस में क्या बचा, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, है ना। इस केस में यहां पे आपका एम वी मैक्स स्क्वायर अपॉन आर, यहां एम जी, एम एम कैंसिल हो गया, तो आपका ये हो गया वी मैक्स का स्क्वायर अपॉन आर जी। क्लियर है? तो इस तरीके से अब इसको मैं ऊपर कर दे रहा हूं। तो अब यहां से देखो सीधी सी बात है, वी मैक्स इज इक्वल टू, आर जी को इधर भेज दो, तो अंडर रूट आर जी और ब्रैकेट में लिखोगे साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। आपको यही फॉर्मूला मैंने कहा था याद रखना चाहिए, ये मैक्सिमम सेफ है, मैक्सिमम सेफ। लेकिन अपने को यहां टेन थीटा के फॉर्म में आंसर दिया हुआ है, टेन थीटा के फॉर्म में अपने को बताना है, तो वो कैसे हम लोग बताएंगे, तो बहुत सिंपल है। देखो पूरे इक्वेशन को ऊपर नीचे साइन थीटा से डिवाइड कर दो, तो आपको तुरंत ही निकल के आ जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा आर जी अंडर रूट, अब ऊपर नीचे अगर साइन थीटा से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो साइन अपॉन साइन, यहां बच जाएगा 1, या कॉस से करते हैं ना, टेन है ना अपना यहाँ पे, ओके टेन थीटा है, तो ऊपर नीचे कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं, तो साइन अपॉन कॉस, तो ये हो जाएगा टेन थीटा, म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस, कॉस कॉस कैंसिल, तो ये हो जाएगा म्यू डिवाइडेड बाई कॉस अपॉन कॉस, ये हो जाएगा 1, फिर ये हो जाएगा साइन अपॉन कॉस, ये हो जाएगा टेन थीटा, म्यू टेन थीटा, म्यू आगे हो गया, नीचे में कॉस। आ रही है बात समझ में? तो ऊपर नीचे हमने सब जगह कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया, तो अपना आंसर आएगा आर जी अंडर रूट म्यू प्लस टेन थीटा माइनस अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? बिल्कुल है, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 में ही है, अंडर रूट आर जी म्यू एस, मतलब वही स्टैटिक फ्रिक्शन की बात हो गई, म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। क्लियर है ना? तो आप इस फॉर्मूला को ऐसे देखो, अब एग्जाम में अगर इतना सॉल्व फिर से करोगे, ये इसलिए मैंने कहा ना कि कुछ चीज़ें तो आपको थ्योरी से ही याद रखनी है, मैं कहूँगा आप इसको डायरेक्ट याद रखो, है ना, इसको लिख लो। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। तो क्वेश्चन नंबर 38 में देखो यहाँ पे अपने को क्या करना है। 38 में देखो लिखा हुआ है, 2 stones of masses m and 2m are whirled in horizontal circle, उसको नचाया जा रहा है हॉरिजॉन्टल सर्कल में। जो हैवियर है यानी कि 2m, ध्यान से देखना यहाँ पे इन चीजों में मिस्टेक नहीं करना है। जो हैवियर है उसका जो रेडियस दिया हुआ है बच्चों वो है r/2, जो लाइटर है उसके लिए रेडियस दिया हुआ है r, यानी कि 2m का रेडियस है बच्चों r/2। ऐसे अपने को केयरफुली क्वेश्चंस को देखना है ताकि कहीं भी आप मिस्टेक ना करो। और जो आपका लाइटर वाला है उसके लिए रेडियस लिया गया है r, ठीक है। फिर कह रहा है कि द टेंजेंशियल स्पीड ऑफ लाइटर स्टोन इज n टाइम्स टू दैट ऑफ वैल्यू ऑफ हेवियर स्टोन व्हेन एक्सपीरियंस द सेम सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, दोनों के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू सेम है, लेकिन जो टेंजेंशियल स्पीड है ना, तो द टेंजेंशियल स्पीड ऑफ लाइटर स्टोन, तो लाइटर स्टोन की जो स्पीड है वो n टाइम्स है किससे, हैवियर से। तो अगर हैवियर का स्पीड अगर आप v मानते हो तो इसका हो जाएगा nv। क्लियर है? तो आपको n की वैल्यू पूछी जा रही है, बहुत सिंपल है। एक काम करते हैं, सबसे पहले सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों का क्या है, सेम,
तो FC1 इक्वल्स टू FC2, 1 मान लेते हैं हैवियर को, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो mv²/r है ना। तो यहाँ पे इसके लिए बात करेंगे तो हो जाएगा 2m और v की इंटू v², और अपॉन रेडियस कितना है बच्चों इसका r/2, तो r/2 हो गया, इज इक्वल टू FC2 जो स्मॉलर मास है उसकी बात कर रहे हैं, तो उसका मास हो गया m, और वेलोसिटी हमने कितना माना है nv, तो n² v², ठीक है, डिवाइडेड बाई इसकी रेडियस कितनी है r। अब इसको सॉल्व कर लेना है, तो सॉल्व बहुत आराम से हो जाएगा। तो सॉल्व कैसे हो जाएगा, सो देखो अपने को क्या पूछ रहा है, n की वैल्यू पूछी जा रही है, तो m से देखो, m से m कैंसिल हो गया, क्लियर, v² से v² कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया, तो इधर क्या बचा n², और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो इसका मतलब है कि अपना यहाँ क्या आ जाएगा n² इक्वल्स टू 4, सो n इज इक्वल टू 2। तो इस तरीके से n की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी आपको 2। तो इसमें कुछ करना नहीं था, लेकिन बस यही है कि अगर आप इस तरीके से देखो, ध्यान से अगर नहीं देखोगे तो आपको समस्या आएगी, क्योंकि अगर आपने उल्टा पुल्टा देखो, यहाँ m2m है, रेडियस इसने उल्टा दे दिया ताकि आप कहीं ध्यान भटक जाए आपका और इसमें से आप रॉन्ग आंसर निकाल दो, ठीक है। तो इसको राइट डाउन कर लो। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की, ठीक है। अब देखो 39 में क्या कर रहा है, इसमें एक कार है जो मूव कर रही है सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे, है ना, एक कार नॉर्मल सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे, मतलब कोई बैंकिंग नहीं है। रेडियस है आपका 10 मीटर का, और उसकी स्पीड भी है 10 मीटर पर सेकेंड। फिर उस कार के अंदर उसके छत से, सीलिंग से एक बॉब को सस्पेंड किया गया है, लटकाया गया है। बॉब समझते हो, यानी बॉल को एक लाइट वायर के थ्रू, मतलब मासलेस स्ट्रिंग मान के चलो, जिसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर। तो फिर पूछता है द एंगल मेड बाय वायर विद द वर्टिकल एज। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो सबसे पहली बात, अगर कार इस तरीके से रोटेट होगी, है ना, किसके ऊपर, सर्कुलर पाथ के ऊपर, तो जैसे आप कभी देखे होगे, जब आप झूला वगैरह पे चढ़ते हो, मेला में जाते होगे, तो जब ये झूला रोटेट होने लगता है, तो जैसे मान लो पहले वर्टिकल था ये, है ना, और जैसे ही ये रोटेट होने लगेगा तो तुम देखते होगे ये बाहर की तरफ ऐसे एंगल बना देता है। ऐसा इसलिए करता है, एंगल बनाता है, ताकि उसका टेंशन का एक कंपोनेंट सेंटर की तरफ लगे। यहां भी यही होने वाला है। तो आप ये मान लो कि कार के अंदर एक उसके छत से जो लटका हुआ है वो एक झूला की तरह ही है, और अगर कार घूमेगी, कार अगर सर्कुलर पाथ पे नाचेगी, तो ऑटोमेटिकली ये बाहर की ओर आपका मूव करेगा, जिससे कि ये रस्सी क्या हो जाए, टेढ़ी, और तब उसका एक कंपोनेंट, उस टेंशन का एक कंपोनेंट क्या दे देगा आपको, सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो है वो सक्सेसफुली मूव कर जाएगा। तो देखो इसको क्या करना, अपने को वही एंगल निकालना है कि वो कितना एंगल। तो बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आप देखो क्या करोगे। तो क्वेश्चन नंबर कौन था ये, 39, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं बच्चों। तो 39 में तो आप तो समझ गए ना, कार हम लोग यहाँ बनाएंगे नहीं, बस ये छत से ये इस तरीके से जो अपने ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा बाहर की ओर चला गया, ठीक है, और इधर कहीं सेंटर होगा। तो बच्चों अब इसके ऊपर जो टेंशन लग रहा है, ठीक है ना, अगर ये एंगल मान लो थीटा है, वर्टिकल के साथ उसी थीटा को निकालना है, तो ऑटोमेटिकली टेंशन का 2 कंपोनेंट होगा। एक होगा अपवर्ड डायरेक्शन में आपका t cos थीटा, और एक सामने होगा t sin थीटा, और एक डाउनवर्ड mg फोर्स भी लग रहा होगा। और ये t sin थीटा जो है बच्चों, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा इस बॉब के लिए, ठीक है ना, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। तो अपने को एंगल पूछ रहा है, तो एक काम करते हैं सबसे, अच्छा वर्टिकली ये रेस्ट में, तो अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन और अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन
तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करोगे तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर्ड अपॉन आर, रेडियस जो कार के लिए रेडियस होगा वही रेडियस हम लोग यहाँ पे लेंगे। और वर्टिकल डायरेक्शन में देखें तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन आपका 2 हो गया, ये 1 ये 2। अब एक काम करो, ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, 1/2 कर दो। तो 1/2 जैसे ही करोगे तो ये हो जाएगा tan थीटा, और tan थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर्ड अपॉन आर जी। अब हर एक चीज़ की वैल्यूज़ को अपने को पुट कर देना है। तो देखो वेलोसिटी 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, रेडियस 10 और जी भी 10, तो tan थीटा इज इक्वल टू आपका 1, सो थीटा इज इक्वल टू 45, यानी π/4 भी बोल सकते हैं उसको। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अच्छा यहाँ पे जो रस्सी की लंबाई यानी स्ट्रिंग या वायर की जो लेंथ दी गई थी वो ऐसे ही दी गई थी, उसका कोई यूज नहीं हुआ। तो इस तरीके से एंगल आपका बनेगा π/4। तो आपका आंसर आ गया 4th। ठीक है, बहुत मुश्किल तो नहीं था, इसको राइट डाउन कर लो। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। तो क्वेश्चन नंबर 40 देखो बहुत आसान है। अब ये कहोगे इतना आसान क्वेश्चन मैंने क्यों दिया, देखो तुम्हें कॉन्फिडेंस भी दिलाते रहना है कि ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत टफ है, ये तुम सोचते हो। कुछ क्वेश्चंस कभी कभी 1-2 क्वेश्चन टफ आते हैं, अदरवाइज नीट के जो क्वेश्चंस हैं, अगर आपने क्वेश्चन बैंक और जेई का क्वेश्चन बैंक ये सब मिला के सॉल्व कर लिया, और सबसे अच्छा है कि आप मेरा ये सीरीज के सारे क्वेश्चंस को कर लो, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आप देखो खुद कितना आसान है। अब इसमें बैंक किया हुआ है ना, और फ्रिक्शन लेस है। एक बात देख लो, ये फ्रिक्शन लेस है, मतलब यहाँ फ्रिक्शन का कोई सपोर्ट नहीं आएगा। जो भी बैंकिंग की वजह से जो आपको वेलोसिटी मिलेगी उसी की बात करेंगे। मतलब यहाँ पे सेंट्रीपिटल के लिए आप सिर्फ नॉर्मल फोर्स के कंपोनेंट पे डिपेंड कर सकते हैं, यानी फ्रिक्शन से कोई मदद मिलने वाली नहीं है। तो पूछ रहा है कार की स्पीड क्या होगी, तो आपको उस केस में सुटेबल स्पीड निकालना है, जो कि आपका होगा आर जी tan थीटा, है ना। वो क्या हो जाएगा, आर जी tan थीटा। तो यहाँ पे आप देखो आर यानी रेडियस, तो रेडियस दिया हुआ है 90, जी दिया हुआ है 10, और tan थीटा हो जाएगा आपका 145 है। तो इस तरीके से ये √900 आ गया, जो कि किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, 30 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब है कार वहां पे 30 मीटर पर सेकेंड से जाएगी, तो उसको फ्रिक्शन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो फिसलेगा भी नहीं, आराम से उस कर्व पे मुड़ जाएगा। क्लियर है। तो इसमें तो आई थिंक कि कुछ बताने का है नहीं, ये तो सबसे सॉल्व हो गया होगा। आगे देखते हैं। चलो 40 के बाद अब बात करते हैं बच्चों 41 की। देखते हैं इसमें क्या करना है। अब यहां पे देखो ये भी सिंपल है, AIPMT 2012 है ना, बहुत आसान है। यहां पे देखो लेवल, अब जैसे ही लेवल लिखा हुआ है इसका मतलब फ्लैट सर्कुलर रोड है, बैंक्ड रहेगा तो टेढ़ा हुआ, लेवल रोड पे है, रेडियस आपका r है, और कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। तो मैक्सिमम सेफ स्पीड। अब देखो पिछले प्रॉब्लम में वो जो पूछा था वहां पे आप सिर्फ बैंकिंग पे डिपेंड कर रहे थे, और यहाँ पे आपको फ्लैट रोड पे तो सिर्फ फ्रिक्शन से ही मिल सकता है, क्योंकि यहाँ कोई नॉर्मल का कंपोनेंट मिलेगा नहीं। तो सीधी सी बात है, आप लिख दोगे फ्रिक्शन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू mv²/r। और अगर v की वैल्यू बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, लेकिन फ्रिक्शन तो जानते हो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ बढ़ सकता है, Fs max इज इक्वल टू m इंटू वी मैक्स का स्क्वायर्ड अपॉन r। फिर Fs max के जगह म्यू इंटू नॉर्मल, और नॉर्मल के जगह लिख देंगे mg, तो यहाँ से हो जाएगा mv मैक्स का स्क्वायर्ड अपॉन r। अब बच्चों mm कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे जो सेफ स्पीड v मैक्स होगी वो हो जाएगी √r को उधर भेज दो, μgr। तो यहाँ पे आपका μgr आएगा, तो μgr दैट इज, इसमें बाकी चॉइसेस रॉन्ग हैं, मास वास का तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। μgr इज द मैक्सिमम सेफ स्पीड। क्लियर है, ये भी बहुत आसान था। तो आप देख रहे हो ना, बार बार सर्कुलर मोशन में बैंकिंग बहुत मायने रखता है। इस चीज को मैं आपको पॉइंट आउट करवा रहा हूँ कि बैंकिंग के ऊपर, फिर फ्लैट सर्कुलर टर्निंग के ऊपर, तो ये चीजें जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की हैं वो बहुत पूछता है। तो आप फॉर्मूला को याद करो अच्छे से, ठीक है। आगे चलें। चलो अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 42 की। 42 की बात करते हैं। 42 में देखो क्या कर रहा है,
ये आपका AIPMT 99 है ना, 1999 में। बहुत पुराना क्वेश्चन है लेकिन ठीक है, अपने को ढूंढ ढूंढ के तो सारा क्वेश्चन करना है इस चैप्टर में, जब जब जो पूछा है। यहाँ पे बॉडी का मास कितना है 4 kg, ठीक है, और इसको भी रोटेट करवाया जा रहा है एक वर्टिकल सर्कल में। वर्टिकल सर्कल समझते हो, ऐसे ऐसे वर्टिकल प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में। हालांकि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सर्कुलर ये वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में करेंगे। तो एक वर्टिकल प्लेन में रोटेट करवाया जा रहा है, और इसका जो रिवॉल्यूशन दिया हुआ है, दिस इज रिवॉल्यूशन जो दिया हुआ है, जो रोटेट करवाया जा रहा है 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, है ना। रिवॉल्यूशन पर सेकेंड का मतलब क्या हुआ, एक चक्कर को एक रिवॉल्यूशन बोलते हैं, और 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड का मतलब है कि ये बच्चों यहाँ पे आपको ओमेगा दिया हुआ है ना। सर्कुलर मोशन में ओमेगा भी दिया हुआ रहता है, तो 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल कवर करता है, अगर रेडियन में बोले तो 2 पाई, तो 2 रिवॉल्यूशन का मतलब हो गया 2 पाई से मल्टीप्लाई करोगे, तो दरअसल इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे SI यूनिट में, तो ओमेगा निकल के आ गया हमारा 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। ओके, चलो अब क्या कर रहा, मास भी दिया हुआ है आपको, रेडियस जो है, रेडियस ऑफ द सर्कल, ये 3 नहीं है, ऑफ द सर्कल इज 1.2 मीटर, रेडियस भी दे दिया। देन द टेंशन इन स्ट्रिंग व्हेन बॉडी इज एट द टॉप ऑफ सर्कल, तो जब वो सर्कल के टॉप पे था तो टेंशन कितना लगेगा। तो बच्चे देखो, पहली बात, ये वर्टिकल प्लेन में ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, तो जब वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर रहा है, तो मान लो यहां से ये चलता हुआ जब यहां पहुंचा होगा, तो हाईएस्ट पॉइंट पे इस पे फोर्स दिखाते हैं। तो हाईएस्ट पॉइंट पे अगर इस पे फोर्स दिखाएंगे बच्चों, हाईएस्ट पॉइंट पे फोर्स दिखाएंगे, एक सेकेंड, तो फोर्स में आप यहाँ पे कौन कौन सा फोर्स दिखाओगे, टेंशन भी नीचे लगेगा और mg भी नीचे लगेगा, और ये दोनों मिलके सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे। तो T प्लस mg इज इक्वल टू सेंटीपिटल फोर्स, दैट इज mv स्क्वायर बाई r। क्लियर है। तो यहां से टेंशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप mv स्क्वायर, अच्छा mv स्क्वायर की जगह यहां पे हम लोग ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, है ना। v इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा इंटू आर, तो ऑटोमेटिकली यहाँ ओमेगा इंटू आर, क्योंकि ओमेगा अपने को दिया हुआ है, तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर तो कट जाएगा एक, तो ये हो जाएगा आपका mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर आर। ऐसे भी सेंटीमीटर फोर्स का 2 फॉर्मूला आप हमेशा याद रखो, mv स्क्वायर बाई आर, और इसी को कन्वर्ट करेंगे तो m ओमेगा स्क्वायर आर। अब वैल्यूज रखते हैं, m कितना है आपका, तो 0.4 इंटू G10, तो ये हो गया 4, फिर मास यहाँ पे रख दो 0.4, ओमेगा कितना है आपका 4 पाई रेडियन, तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 16, है ना, 16 पाई स्क्वायर। अच्छा बच्चों, पाई स्क्वायर का वैल्यू अप्रॉक्सीमेट, ये माइनस नहीं ना, अच्छा उल्टा लिख दिया ना हमने यहाँ पे, वही लग रहा था कुछ गड़बड़ हुआ, एक सेकेंड, ये उल्टा लिख दिया हमने, ये उल्टा लिख दिया। अब देखो यही मिस्टेक अपने को नहीं करना है, mg इधर जाएगा तो mg माइनस होगा, तो ऐसे लिखेंगे हम लोग, m ओमेगा स्क्वायर आर माइनस mg, है ना। ओमेगा स्क्वायर आर किसके जगह लिख दिए हम लोग, v स्क्वायर बाई आर की जगह। अब मास कॉमन ले लो, एक काम करते हैं, मास कॉमन ले लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर तो 4 पाई स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16, पाई स्क्वायर हो जाएगा 10, रेडियस कितना है, तो रेडियस है आपका 1.2 माइनस 10, जीबी आपका 10 है, और ये मास कितना है बच्चों, तो मास है 0.4। अब देखो 10 को कॉमन ले लोगे तो ये आपका आ जाएगा, बाहर आ जाएगा आपका, 10 को कॉमन ले तो बाहर में 4 है, और अंदर में कितना हुआ, तो ओमेगा स्क्वायर हो गया आपका 16 इंटू 1.2 माइनस 1, ठीक है ना। अब ये कितना आएगा, अब देखो यही फटाफट कैलकुलेशन भी आपको करना होगा वहां पे, तो 16 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो ये आ जाएगा आपका करीब करीब, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो 4 इंटू, अब 1 तो बहुत छोटा हो जाएगा बच्चों, 16 इंटू 1.2 आपका आ जाएगा 60 और 32, तो ये हो जाएगा 192, 192 मतलब 19.2, और 19.2 में आप 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 18.2 हो जाएगा।
तो बच्चों ये करीब करीब आपका 72.8 आ जाएगा, लेकिन जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो ये 99 का पूछा हुआ है। उस समय मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होता था, तो हो सकता है चॉइस पुट करने में रॉन्ग हो, कोई बात नहीं है, लेकिन इसका जो आपका आंसर आएगा वो 72.8 के आसपास, क्योंकि हमने भी कुछ अप्रॉक्सीमेशन लिया है, तो एग्जैक्ट हम लोग नहीं बोल सकते, लेकिन इतना करीब करीब आएगा, जो कि इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, सारे ऑप्शंस दूर हैं। तो इसको राइट डाउन कर लो। बच्चों अब देखते हैं एक क्वेश्चन, ये भी पुराना क्वेश्चन है, 1992 का है। इसमें पार्टिकल आपका यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, और फिर कह रहा है कि जब ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है, जो पॉइंट उसके डायमीटर के ठीक अपोजिट है, डायमेट्रिकली अपोजिट। जैसे मान लो ये आपका सर्कल है ना, तो कह रहा है बच्चों यहाँ पे कि ये पार्टिकल जो है आपका, वो जैसे मान लो कि कहीं से भी ये डायमीटर के दो पॉइंट्स हो गए, तो मान लो वो यहाँ पे था, तो स्पीड उसकी किधर होगी, टेंजेंट की ओर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी। फिर ये घूमते 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 यहाँ पे आया होगा, ठीक है ना, फिर यहाँ पे स्पीड किधर होगी, ऊपर। तो डायमीटर के दोनों पॉइंट पे स्पीड जो होगा उसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन वेलोसिटी की अलग अलग होगी। तो अपने को एक चीज, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड आपकी कांस्टेंट होती है, तो कह रहा है बच्चों कि इस इनिशियल फाइनल पॉइंट से इस फाइनल तक जाने में इसके काइनेटिक एनर्जी में या मोमेंटम में किस में चेंज आएगा। तो पहली बात है, काइनेटिक एनर्जी में तो चेंज आएगा ही नहीं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², इसको डायरेक्शन से लेना देना नहीं है। रही बात मोमेंटम की, तो मोमेंटम चेंज होगा, क्योंकि मोमेंटम बच्चों जानते हो तुम लोग कि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम जो होता है आपका P = mv, यहाँ पे क्या लगा देंगे हम लोग, एरो। तो अब एक बात समझो, यहाँ पे एक बात समझो, ये आपका नीचे नेगेटिव y मान लेते हैं, ऊपर पॉजिटिव y मान लेते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम डाउनवर्ड डायरेक्शन में था इस पॉइंट पे, तो हम लोग कह सकते हैं बच्चों कि इनिशियल मोमेंटम जो था Pi, वो था mv, और ब्रैकेट में लिख सकते हो -j, और फिर यहीं से घूम के जब ये यहाँ पे आया, तो फाइनल मोमेंटम जो होगा Pf जो होगा वो हो जाएगा mv, है ना, j। क्लियर। अब चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया बच्चों, तो चेंज इन मोमेंटम हो गया, सीधी सी बात है, mvj माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2mvj, ठीक है ना। तो अब देख लो यहाँ पे, तो मोमेंटम इज चेंज्ड बाय 2mv, तो मोमेंटम में बदलाव आएगा, इसलिए ऑप्शन 3 सही है, बाकी ऑप्शंस रॉन्ग है। क्लियर। तो इसे राइट डाउन कर लो। तो बच्चों अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 की। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एम्स 2018 में आया हुआ है। इतना बढ़िया क्वेश्चन है, आपको बहुत मजा आएगा। अभी आप देखो, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहली बात है कि एक एलिवेटर है, लिफ्ट है। अब जरा ध्यान से समझना, जो एलिवेटर है वो ऊपर की ओर मूव कर रहा है, ठीक है। एलिवेटर और जो उसमें पैसेंजर हैं, इन दोनों को मिला के जो वेट है वो है 1600 kg। जो टोटल मास आपको यहां पे लेना है वो लेना है 1600 kg। क्लियर। अब ये जो एलिवेटर मूव कर रहा है ना, उसके वेलोसिटी का एक ग्राफ दिया हुआ है। देखो ये v वर्सेस t, और ये ग्राफ में तुम देख सकते हो, जैसे नॉर्मल जो एलिवेटर के साथ होता है वही है। जब आप एलिवेटर में ऊपर जाने के लिए चढ़ते हो तो पहले बटन प्रेस करते हो, तो वो रेस्ट से पहले उसकी स्पीड बढ़ती है। तो देखो उसकी स्पीड बढ़ी, मतलब ये एक्सेलरेट कर रहा था। इस 0 से 3 सेकंड तक एलिवेटर एक्सेलरेट किया है। उसके बाद जब एक रफ्तार पकड़ लेता है तो फिर उसी कांस्टेंट स्पीड से वो कुछ देर तक चलता है, यानी 3 से 6 सेकंड तक। फिर जब आपका फ्लोर आने वाला होता है तो ठीक उसके पहले वो लिफ्ट को अब रुकना है तो वो स्लो डाउन होगा, जा ऊपर रहा होगा लेकिन एक्सेलरेशन डाउन होगा, तभी उसकी स्पीड जो है तुम देख रहे हो यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। अब इसके ग्राफ को हम लोग थोड़ा अच्छे से बना देते हैं यहाँ पे। मतलब कि सोचो,
हो क्या रहा है बच्चों कि ये वेलोसिटी, ये टाइम, ये कर्व अपने को ड्रॉ करना है। 0 से 3 सेकेंड्स तक इसकी वेलोसिटी बढ़ती गई। इसकी वेलोसिटी बढ़ के कितनी हो गई बच्चों? 12 मीटर पर सेकेंड। 12 मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी है। फिर उसके बाद 3 सेकेंड से लेके 3 सेकेंड से 6 सेकेंड तक ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहा। ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहा। कब से कब तक बच्चों? 3 से 6 सेकेंड तक। अब इसके बाद क्या हुआ? फिर हम लोग यहां पे थोड़ा और इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है बच्चों कि 6 सेकेंड के बाद अब उसका फ्लोर आने वाला है। तो फ्लोर आने वाला है तो अपने स्पीड को डाउन करेगा। तो तुम देख सकते हो कि 10 सेकेंड तक 6 से 10 तक ये अपने आप को स्लो करता हुआ रेस्ट में आ जाता है। तो आपको यहां पे पूछ रहा है कि लिफ्ट जिस स्ट्रिंग से बना होगा, देखो लिफ्ट तो किसी न किसी स्ट्रिंग से बना होगा, उसके में टेंशन बताओ कब? तो 8 सेकेंड पे। और ये 8 सेकेंड कब आएगा? तो वो 6 और 8 के बीच में ही कहीं आएगा। जो 8वां सेकेंड है वो बीच में ही कहीं आएगा। और ये जो स्पीड घट रही है 12 से 10 हो गई, इसी दौरान जो है वो आपका टेंशन पूछ रहा है, क्योंकि इसी दौरान आपका 8 सेकेंड आ रहा है। तो सबसे पहली बात है कि आप एलिवेटर का जब डायग्राम बनाओगे, ठीक है, ये केबल है, केबल मतलब रस्सी है, और ये एलिवेटर मूव तो ऊपर कर रहा होगा लेकिन एक्सेलरेशन इसका नीचे की ओर होगा। क्यों? क्योंकि 8 सेकेंड पे वो स्लो हो रहा है, रिटार्डेशन होगा, तो ए नीचे होगा। तो सीधी सी बात है, mg नीचे लग गया और टेंशन किधर लग गया बच्चों? ऊपर। तो क्या इक्वेशन लिखोगे? फोर्स के डायरेक्शन में कौन है? फोर्स के डायरेक्शन में जो फोर्स होता है उसको प्लस लेते हैं, ये हम लोग सीखे हैं। तो mg माइनस टी इक्वल्स टू ma। क्लियर? सो t को इधर भेज दो, तो m और ये हो गया g माइनस a, है ना, इधर लाएंगे तो ये माइनस m है, m कॉमन ले लो, इज इक्वल टू टेंशन। तो आपको क्या करना है? अब यहां पे मास दिया हुआ है, मास कितना दिया हुआ है? 1600, g की वैल्यू 10 ले लो, और एक्सेलरेशन कितना होगा? तो बच्चों सीधी सी बात है, एक्सेलरेशन जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहां पे वेलोसिटी कितनी है? 12, और 6 पे 12 है, और 10 पे कितनी हो जा रही है? 0। तो 12 से 0 यानी 12 का चेंज आ रहा है कितने देर में? 4, यानी 6 से 10 के बीच में कितना सेकंड है? 4 सेकंड। तो जो एक्सेलरेशन होगा वही, तो 6 और 10 के बीच में जो एक्सेलरेशन होगा वही आपका 8 पे भी होगा, क्योंकि ये देखो ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन, यहां पे स्ट्रेट लाइन का मतलब हो गया स्लोप कांस्टेंट। देखो कितना सारा कॉन्सेप्ट है, स्लोप कांस्टेंट, और स्लोप कांस्टेंट का मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट, क्योंकि बच्चों वेलोसिटी और टाइम के बीच के ग्राफ का जो स्लोप होता है दैट इज dv बाई dt। देखो मैं बहुत कुछ आपको रिवाइज करवा दिया यहाँ पे, वो क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो इतना कॉन्सेप्ट लगाना था वहां से, तो ये रख दोगे यहाँ पे 3, ठीक है। तो इसका मतलब है 1600 g की जगह 10 रख दिया, और a की जगह 3 इज इक्वल टू t। सो t इज इक्वल टू 1600 इंटू 7। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा आपका कितना? 16 7, तो 11200 है ना, 11,200 न्यूटन। तो अपने को ऑप्शन में यहाँ दिया हुआ है 11,200 न्यूटन, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 में। तो देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था और क्या क्या कॉन्सेप्ट चाहिए था, तो इसको राइट डाउन कर लो। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 की। तो देखो कितना आराम से ये भी सॉल्व हो जाएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एम्स में ही पूछा हुआ है। तो हम लोग 45 को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 45 में पहली बात है कि आपको एक पुली है और उससे बना हुआ एक ब्लॉक है। देखो ऐसे है, ये आपका वॉल हो गया, फिर यहाँ पे एक स्ट्रिंग से एक पुली को अटैच किया गया,
फिर यहां पे एक ब्लॉक हमने रख दिया और ब्लॉक को उसी स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया, ठीक। और तुम जो फोर्स लगा रहे हो इस पुली के ऊपर, तो पूछ रहा है इस पुली का एक्सेलरेशन कितना होगा। पुली का एक्सेलरेशन ध्यान से देखो, लिखा हुआ है स्मूथ पुली। किसका एक्सेलरेशन चाहिए? स्मूथ एंड लाइट। लाइट मतलब मासलेस। तो देखो इसमें अगर कोई थोड़ी सी भी असावधानी करेगा, थोड़ा सा भी अगर आप केयरलेस होंगे, तो आपका आंसर रॉन्ग आ जाएगा। और बहुत आपस में मिलता जुलता ऑप्शन है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ आपसे गलतियां हो जाएंगी। चलो देखते हैं। सबसे पहली बात, रस्सी का ये सिरा यहां बंधा हुआ है, अब ये दीवार तो आगे जाएगा नहीं। अगर ये इस पुली को, ध्यान से समझना, मेरी बात को समझो पहले, अगर ये पुली यहां से यहां तक x डिस्टेंस जाना चाहता है, अगर ये पुली x डिस्टेंस जाएगा, तो इसको दोनों तरफ x और x रस्सी चाहिए, है ना। ये हम लोग न्यूटन्स लॉ में पढ़ते हैं कि अगर पुली आगे मूव करेगी तो उसको दो ऊपर भी और नीचे दोनों जगह पे x और x डिस्टेंस चाहिए, है ना, तब वो आगे मूव करेगी। x यहां भी, x यहां भी। और आप सोचो ये वॉल तो आगे जाएगा नहीं, इसका मतलब ये ब्लॉक कितना मूव करेगा? 2x। तो अगर ये x मूव करेगा, पुली अगर x मूव करेगा, तो ये ब्लॉक कितना मूव करेगा? 2x, क्योंकि यहां से रस्सी लूज होगी नहीं, और इस पुली को x जाने के लिए दोनों साइड पे x x रस्सी चाहिए। x x स्ट्रिंग लूज होगा तभी ये पुली आगे x बढ़ेगा। तो इसका मतलब है इसी के 2x बढ़ने से यहां भी x मिलेगा और यहां भी x मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये पुली आपका x डिस्टेंस जितने टाइम में चलता है उतने टाइम में ये 2x चलता है। इसका मतलब है कि अगर इसके एक्सेलरेशन को आप a1 मानते हो और इसके एक्सेलरेशन को अगर आप a2 मानते हो, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि a2 जो होगा 2 इंटू a1 के बराबर होगा। मतलब कि पुली के एक्सेलरेशन से इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन डबल होगा। लेकिन याद रहे हमें पूछा है पुली के बारे में, तो पहले तो आपको यह एस्टैब्लिश करना था कि पुली और उस ब्लॉक के बीच के एक्सेलरेशन का क्या रिलेशन है। तो पुली का एक्सेलरेशन से ब्लॉक का एक्सेलरेशन 2 गुना होगा, ठीक। चलो अब एक काम करो, जैसा कि पुली पे तुमने फोर्स लगाया F, तो पूरे रस्सी में टेंशन आ जाएगा। तो पीछे टेंशन आ गया T, यहां भी T, क्योंकि अगर रस्सी यहां भी है और टेंशन लगाने का अपने तरीका सीख रखा है कि टेंशन हमेशा फिक्स पॉइंट से अवे लगता है। अच्छा, पुली क्या है? मासलेस। MP क्या है? 0, ठीक है ना। और पुली का एक्सेलरेशन है a1, तो और इधर फोर्स लगा रहे हो आप F, तो F माइनस 2T इज इक्वल टू MP इंटू a1। लेकिन MP यानी एक्सेलरेशन मास ऑफ पुली क्या है? 0। तो यहां से हमने ये प्रूव कर लिया कि जो आप फोर्स लगा रहे हो वो 2T के बराबर है, मतलब टेंशन जो होगा वो फोर्स अपॉन 2 के बराबर है, आपके फोर्स के बराबर, अब फोर्स अपॉन 2 के बराबर है। अब आ जाओ इस ब्लॉक पे। इस ब्लॉक के लिए फॉर M, ब्लॉक के लिए क्या लिखोगे? तो ब्लॉक पे एक टेंशन आगे लग रहा है T, है ना, और यही टेंशन, क्योंकि इस रोप में हर पॉइंट पे टेंशन T होगा। तो हमने पढ़ रखा है जब तक रस्सी में सेम, जब तक स्ट्रिंग सेम होती है सभी जगह टेंशन क्या रहता है? सेम। तो बच्चों यहाँ पे टेंशन जो है आगे T लगा, तो हम लोग लिख सकते हैं T इक्वल्स टू इसका मास दैट इज M इंटू एक्सेलरेशन हो गया a2। क्लियर? तो अब यहां से देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, T की जगह हम लोग लिख सकते हैं F अपॉन 2, जो अभी हमने देखा M इंटू a2। सो a2 इज इक्वल टू F अपॉन 2M। लेकिन जल्दीबाजी में आप आंसर गलत मत कर देना, ये एक्सेलरेशन निकल के आया है ब्लॉक का, पूछा जा रहा है पुली का। तो पुली के लिए आप a1 इक्वल्स टू क्या लिखोगे? ब्लॉक का एक्सेलरेशन अपॉन 2, और ब्लॉक का एक्सेलरेशन है F अपॉन 2M, तो इसका भी आधा कर दोगे तो ये आ जाएगा F अपॉन 4M। क्लियर? तो इसको इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, आंसर हो जाएगा F अपॉन 4M। तो देखो एम्स में कितना लॉजिकल क्वेश्चन आता है, इसको राइट डाउन कर लो। तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। आप देखो इसमें क्या लिखा हुआ है
इसमें लिखा हुआ है कि एक बॉक्स को एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रखा गया है, ठीक है, और उसको क्या कहा जा रहा है कि हैज टू बी पुश्ड डाउन। उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, नीचे पुश करना पड़ रहा है। वो अपने से उस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर स्लाइड नहीं कर रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको पुश कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, अपने से नहीं गिर रहा है। तो पूछ रहा है कि द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज, तो आपको उस इंक्लाइंड प्लेन की एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बतानी है। क्लियर। अब आप याद करो, एक चीज हमने पढ़ा था, एंगल ऑफ रिपोज, उसको मैं थोड़ा रिवाइज करवा दूं। एंगल ऑफ रिपोज, जैसे मान लो ये इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, अब इस इंक्लाइंड प्लेन के उस एंगल को एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। अगर ये एंगल ऑफ रिपोज है तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ये एंगल ऑफ रिपोज है, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज उस एंगल को बोलते हैं जब इसके ऊपर रखा हुआ जो ब्लॉक है बच्चों, उसके ऊपर एफ एस मैक्स लग रहा हो, मतलब कि नीचे लग रहा हो एम जी साइन थीटा, हमेशा की तरह नीचे एम जी साइन थीटा, और इसके अपोजिट जो लग रहा हो, इसके अपोजिट जो आपका लग रहा हो, वो लग रहा हो फ्रिक्शन फोर्स, और उसमें भी उसका मैक्सिमम वैल्यू। तो मान लो कि ये अगर स्थिति है, ठीक है ना, ये नीचे एम जी लग गया और इधर हो गया एम जी कॉस थीटा। तो एम जी के दो कंपोनेंट हो गए, एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा। अगर इधर आप एंगल को इतना बढ़ा दो, जैसे देखो इंक्लाइन के एंगल को इंक्रीज करते चले जाओ, इंक्रीज करते चले जाओ, तो नीचे गिरने की टेंडेंसी बढ़ती चली जाएगी। एक समय आएगा कि पीछे आपका फ्रिक्शन फोर्स, अच्छा फ्रिक्शन फोर्स तो सेल्फ एडजस्टेबल होता है, जब आप इंक्लाइन को इस तरीके से कर रहे हो तो नीचे गिरने की टेंडेंसी बढ़ रही है, तो पीछे फ्रिक्शन भी बढ़ रहा होगा। अब एक टाइम आएगा कि पीछे फ्रिक्शन बढ़ के एफ एस मैक्स लग गया, तो एफ एस मैक्स जो है अगर जस्ट इक्वल हो जाए किसके, एम जी साइन थीटा के, तो उस समय हम लोग इसको रेस्ट में भी बोल सकते हैं, या ये भी बोल सकते हैं कि ये धीरे धीरे अब स्लाइड करने लगेगा खुद ब खुद एम जी साइन थीटा की वजह से। और एफ एस मैक्स के जगह लिख देंगे हम लोग म्यू इंटू नॉर्मल, नॉर्मल की जगह एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। अब यहां से एम जी कैंसिल हो गया बच्चों, तो आपका म्यू इक्वल्स टू, अब इधर से कॉस भेज दो, तो साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, टैन थीटा। तो ये जो टैन थीटा है ये है एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज पे अगर मान लो एंगल ऑफ रिपोज है, इंक्लिनेशन की वैल्यू एंगल ऑफ रिपोज है, तो आपको अलग से पुश करने की जरूरत नहीं है, ये एम जी साइन थीटा ही उसको खींच के नीचे ले आएगा, क्योंकि पीछे लगने वाला फ्रिक्शन क्या है, एफ एस मैक्स, और इससे ज्यादा फ्रिक्शन लग नहीं सकता है, तो इस एंगल पे ये एम जी साइन थीटा उसको खींच के नीचे ले आएगा। लेकिन सोचो, अगर ये एंगल के बजाय ये एंगल मान लेते हैं, एक सेकंड के लिए मान लो ये एंगल है 45 डिग्री, मान लो एक सेकंड के लिए, अगर एंगल 45 के बजाय आपका एंगल 30 डिग्री हो, तो बच्चों 30 डिग्री के केस में तो नीचे आपका जो mg जो पुलिंग फोर्स है mg साइन 30, और यहां पे था mg साइन 45, तो नीचे खींचने वाला फोर्स कम हो गया। तो इसका मतलब है पीछे भी आपका जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो एफ एस मैक्स से भी कम लग रहा होगा, है ना। सिंपल कोई स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, एफ एस मैक्स तो तब लगेगा जब उसकी जरूरत होगी। और इस हालात में अगर तुम इसको नीचे भेजना चाहते हो तब तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस फोर्स को फिर बढ़ाना पड़ेगा। और वो कैसे बढ़ेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा पुश करने के लिए। तो आप देख सकते हो कि ये जो एंगल 30 डिग्री है इस 45 से कम में ऐसा होगा, यानी ये एंगल अगर अल्फा है तो थीटा से आपका अल्फा क्या होगा, छोटा होगा। तो इसका मतलब ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो होगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये एंगल ऑफ रिपोज से छोटा होगा। तो अगर आपको एंगल ऑफ रिपोज अगर वो बराबर होता फिर तो आपको पुश करने की जरूरत ही नहीं होती, उससे छोटा है, दैट्स वाई आपको क्या करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा। तो हम लोग यहां पे सीधा आंसर करेंगे लेस देन एंगल ऑफ रिपोज। क्लियर है, तो इसको राइट डाउन कर लो। तो बच्चों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की।
ये 47 नंबर क्वेश्चन जो है एम्स 2016 में आया हुआ है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के डायग्राम को आपको समझना होगा। यहां पे ये समझना होगा कि ये डायग्राम कैसे बनाया गया है। तो आप देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, एक स्मूथ वेज है। वेज कहने का मतलब इंक्लाइन प्लेन। वेज लिखा हुआ रहे बच्चों तो समझना इंक्लाइन प्लेन, जिसको फिट कर दिया गया है एक चैम्बर में। एक चैम्बर मतलब एक बॉक्स है, ठीक है, उस बॉक्स के अंदर फिट कर दिया गया है और वो बॉक्स खुद हैंग कर रहा है सीलिंग से, छत से, नियर अर्थ सरफेस। फिर कहता है कि ए ब्लॉक बी, अब उस इंक्लाइन प्लेन पे एक ब्लॉक बी को रखा गया एट द टॉप ऑफ द वेज, वेज मतलब इंक्लाइन के टॉप पे, और वो टी टाइम लेता है स्लाइड डाउन द लेंथ ऑफ द वेज। उस वेज के लेंथ को स्लाइड करने में टी टाइम लेता है। फिर कहता है वी प्लेस द ब्लॉक एट द टॉप ऑफ वेज एंड द केबल सपोर्टिंग द चैम्बर इज ब्रोकन। मतलब पहले तो आपने उस पर रखा और वो आपने एक्सपेरिमेंट किया तो देखा कि वो फिसल के आया कितने टाइम में, टी टाइम में। अब इस बारी क्या हुआ कि आपने फिर उसको वहां पे रखा और उस सीलिंग के जो केबल को है वो आपने तोड़ दिया। तो पूछता है कि इस बार वो ब्लॉक कितना टाइम लेगा नीचे आने में। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो हम लोग 47 देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहली बात कि डायग्राम समझो। ये आपका वेज है ना, ठीक है, और ये हो गया आपका केबल जिससे वो लगा, सॉरी वेज नहीं, ये बॉक्स है और ये केबल के थ्रू सीलिंग से बंधा हुआ है, और इसमें ये रह गया आपका इंक्लाइन प्लेन। ठीक, और इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक बॉक्स आपने रख दिया और ये इसकी लेंथ है L, ठीक है, जो भी लेंथ है। अब अगर आपने इसको रिलीज कर दिया, अब ये रेस्ट में, सब कुछ ठीक ठाक है, रेस्ट में, तो ये स्लाइड करता हुआ नीचे आएगा और ये पूरे डिस्टेंस को कवर करने में टी टाइम लगाएगा। तो ये बहुत आराम से हम लोग निकाल सकते हैं बच्चों। यहाँ पे सीधा हम लोग नॉर्मल फोर्स लगाएंगे N mg साइन थीटा, इधर mg का एक कंपोनेंट, नीचे आपका लग रहा है mg और इधर लग रहा है आपका mg cos थीटा। और mg साइन थीटा जो है ये इसको जो है आपको नीचे की तरफ एक्सेलरेट करने में मदद कर रहा है, ठीक है ना। mg साइन थीटा इसको एक्सेलरेट करने में मदद कर रहा है। तो इस तरीके से एक्सेलरेशन जो होगा वो g साइन थीटा होगा, है ना, क्योंकि नीचे आपका mg साइन थीटा को अपोज करने वाला कोई है नहीं है, स्मूथ है। तो अगर टाइम निकालने की बात आएगी तो अगर यहाँ ग्राउंड से बैठ के देखो या एलिवेटर के अंदर बैठ, ये बॉक्स के अंदर बैठ के देखो, हर एक ऑब्जर्वर को सेम मोशन दिखाई पड़ेगा क्योंकि रेस्ट में। तो बच्चों डेल्टा x इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हालांकि ये सब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझा रहा हूँ थोड़ा तरीके से। ये पूरा डिस्टेंस है L, तो u0 और हाफ a की जगह g साइन थीटा और टाइम की जगह कैपिटल T का स्क्वायर कर दो। तो यहाँ से आप देख सकते हो t इक्वल्स टू अंडर रूट 2L अपॉन g साइन थीटा, ये आ जाएगा टाइम। क्लियर। अब क्या हुआ, अब बच्चों आपने इस केबल को तोड़ दिया। दूसरा डायग्राम, डायग्राम नंबर 2। अब ये केबल जो है टूट गया, है ना, केबल टूट गया तो ये बॉक्स जो है, आप खुद सोचो, अगर ये टेबल टूट गया तो ये बॉक्स आपका फ्री फॉल गिरने लगेगा, ठीक है ना। और अगर ब्लॉक गिरेगा तो उसके साथ ये इंक्लाइन भी नीचे गिरेगा, है ना। और किस एक्सेलरेशन से गिरेगा, g से, a इक्वल्स टू g। आ रही है बात समझ में, पूरा ये सिस्टम ही g से गिरने लगेगा। तो पूछता है ये बॉक्स यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा। तो देखो एकदम सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल सी बात है बच्चों। अब आप क्या करो कि इसके एक आंसर मैं इसका तुरंत दे सकता हूं और बाकी आप देखो कि यहां पे अगर हम लोग अब क्या करते हैं, हम लोग एलिवेटर के अंदर जाके बैठ जाते हैं एज ए ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर के रूप में तुम भी नीचे गिर रहे होगे। तुम कितना से गिर रहे होगे, जी से ही गिर रहे होगे क्योंकि तुम भी बॉक्स में बैठे हो, है ना। तो तब अब इसके लिए तुम अगर फोर्स दिखाओगे तो देखो क्या होगा। पहले तो एक इसके ऊपर दिखाओ आप नॉर्मल, एक mg,
तो दो रियल फोर्स आपने दिखा दिया। अब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठे हुए हैं, तो आपको एक स्यूडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा। और स्यूडो फोर्स किधर लगेगा? ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के ठीक अपोजिट, यानी ऊपर की ओर। ऊपर की ओर आप लगाओगे क्या? स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स का वैल्यू कितना होता है बच्चों? तो उसमें ब्लॉक का मास लेंगे, तो ब्लॉक का मास लेंगे m, और एक्सेलरेशन लेंगे ऑब्जर्वर का। तो बच्चों आप देखो, आपको देख के ताजुब होगा कि स्यूडो फोर्स की वैल्यू भी mg के बराबर है। तो इसका मतलब है इस mg को इसके स्यूडो फोर्स ने बैलेंस कर दिया। अब जब ये दोनों मिलके जीरो हो गया तो इधर कोई कंपोनेंट नहीं आएगा। इधर जो कंपोनेंट mg था तो mg साइन थीटा आता था, लेकिन अब ये mg अगर इस mg को ही बैलेंस कर दिया तो सीधी सी बात है इधर नेट फोर्स जो होगा इंक्लाइन के लॉन्ग वो होगा जीरो। तो इसके लॉन्ग इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा, ये यहीं पे रुका हुआ रह जाएगा। समझ गए ना क्यों ऐसा हुआ बच्चों? स्यूडो फोर्स को mg को स्यूडो फोर्स ने बैलेंस कर दिया। क्लियर? इस केस में नॉर्मल भी जीरो होगा। ये सिंपल सी बात है। आप खुद सोचो ना, अपने सर पे एक बोरा रखो और उसको लेके अगर कोई छत से कूद जाए तो आपको क्या लगता है? आपके सर पे वेट क्या लगेगा? जीरो। वेटलेसनेस इसी को तो बोलते हैं कि आप भी जी से गिर रहे हो, वो भी जी से गिर रहा है, तो कहीं कोई मोशन नहीं होगा, ये यहीं का यहीं रहेगा। हाँ, ग्राउंड से जो देखेगा उसको ये पूरा सिस्टम फॉल होता हुआ दिखेगा नीचे, लेकिन ये इसके ऊपर स्लाइड नहीं करेगा। तो यहां पे जो टाइम लगने वाला है, ये टाइम जो है मतलब इनफाइनाइट गिरेगा ही नहीं, मतलब इससे तो बहुत ज्यादा लगेगा। तो अब अपने को ऑप्शन देखना है, टेक लॉन्गर टाइम टी टू स्लाइड डाउन, ठीक है, टेक शॉर्टर टाइम। देखो ये इसमें गिरना ही जब नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा रिमेन एट द टॉप ऑफ वेज, वेज के टॉप पे ही रहेगा। क्लियर है? तो इसको राइट डाउन कर लो। बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। अब ये क्वेश्चन देखो, ये दरअसल ऑब्जेक्टिव पूछा गया है आपका एचसी वर्मा में, और उस एचसी वर्मा के क्वेश्चन को किसने पूछ लिया? एम्स ने। ये क्वेश्चन जो लिया गया है एचसी वर्मा के ऑब्जेक्टिव से, और एम्स 2016 ने डायरेक्ट इस क्वेश्चन को पूछ लिया है। तो देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है एक बॉडी ऑफ मास m जो है उसको आपने सरफेस पे रख दिया है, ठीक है, और उसको अपने को स्लाइड करना है अप्लाइंग हॉरिजॉन्टल फोर्स, ठीक है। तो अब यहां पे ये जो बॉक्स का मास है वो m डैश, अच्छा ये बॉय होना चाहिए, है ना, ये बॉय होना चाहिए, बॉडी नहीं बॉय, ठीक है। फिर कहता द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन शूज ऑफ बॉय एंड द फ्लोर इज म्यू एंड दैट ऑफ बिटवीन बॉक्स एंड फ्लोर इज म्यू डैश। तो विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सर्टेनली नॉट पॉसिबल टू स्लाइड द बॉक्स। तो आप प्रॉब्लम ऐसे समझो कि ये सरफेस पे एक बॉक्स है और यहीं पे बगल में एक बॉय है, ठीक है, ये इसको पुश कर रहा है। बॉक्स का वेट है m डैश, बॉय का वेट है m, मास है ना, मास इसका m डैश है, इसका m है। इसके और सरफेस के बीच कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू डैश और इसके बीच है म्यू। तो कह रहा है इसमें से कौन सा ऐसा रिलेशन है जो इस बात को प्रूव कर दे कि ये बच्चा उस बॉक्स को पुश नहीं कर पाएगा। अब कैसे सोचेंगे अभी आप देखो, पहले पूरा मैकेनिज्म समझते हैं कि ये पुश करने वाली बात है क्या। दोस्तों यहां पे देखो, ये 48 की बात कर रहे हैं हम लोग। ये आपका जो है ये बॉक्स है, इस तरीके से ये बॉक्स है, ये बॉक्स हो गया। अब इस बॉक्स को पुश करने के लिए ये बच्चा आया, इसने इस बॉक्स को पुश किया। अब डायग्राम ऐसा ही बना, इसी से काम चलाओ। इसका मास m है और इसका मास m डैश। अभी आप देखो, अगर आप किसी के ऊपर फोर्स F लगाते हो तो रिएक्शन में आप पे भी लगेगा। तो बॉक्स का अलग डायग्राम बनाओ। बॉक्स पे बच्चे ने फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स F, ठीक। तो इसका आंसर इस बच्चे को भी मिलेगा। इस बच्चे को किधर फोर्स लगेगा? अगर ये बच्चा F इस पे इधर पुश कर रहा है तो इस बच्चे पे इसी का रिएक्शन इधर लगेगा F। ये बात तो समझ में आ रही है। इसके अलावा ये बॉक्स अगर आगे जाना चाहता है तो इस पे नीचे लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक इसके अपोजिट, ठीक।
आ रही है बात समझ में, एफ डैश। अच्छा, इस बच्चे ने अगर बॉक्स को आगे पुश किया तो बॉक्स ने रिएक्शन में फोर्स इस पे इधर लगाया, तो बच्चा भी पीछे की ओर जाना चाहता है, तो बच्चे के पांव पे यानी कि उसके शूज पे फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। अगर तुम बॉक्स को आगे पुश करोगे तो रिएक्शन में बॉक्स तुमको पीछे पुश करेगा, तो पीछे स्लाइड करना चाहोगे तो रोकने के लिए तुम्हारा जूता जो है यहां पे फोर्स लग जाएगा एफ। अब सोचो कि ये बॉक्स कब मूव करेगा। ये बॉक्स तभी मूव करेगा जब ये एफ जो है या तो ग्रेटर और इक्वल्स टू कम से कम एफ एस मैक्स होना चाहिए, तब ये बॉक्स चलेगा। और बच्चों ये बॉक्स सक्सेसफुली चल सके, ये बॉक्स सक्सेसफुली चल सके, इसके लिए इस बच्चे को यहां पे रेस्ट में रहना जरूरी है। और बच्चे को रेस्ट में रहने के लिए जो है इसका एफ डैश किए हुए ना, तो ये हम लोग किसके लिए लिखे, बॉक्स के लिए, फॉर बॉक्स टू बी मूव्ड, बॉक्स को मूव करने के लिए। और अगर इस बच्चे की बात करें, इस बच्चे की बात करें यानी कि इसको बॉक्स को मूव करने के लिए एफ को एफ एस मैक्स से बड़ा होना पड़ेगा या बराबर मान के चलो, और इसके लिए इसको रेस्ट में रहना पड़ेगा। बच्चा रेस्ट में रहेगा तभी बॉक्स को पुश करेगा। और बच्चा रेस्ट में कब रहेगा, जब इसके ऊपर फॉर बॉय इसके ऊपर ये लगने वाला जो फोर्स है ये छोटा हो इसके फ्रिक्शन से, क्योंकि इसके फ्रिक्शन से अगर ये बड़ा हो गया तो ये फिसल जाएगा। यानी एफ शुड बी लेस देन और इक्वल टू इसका फ्रिक्शन, इसका एफ एस मैक्स। देखो क्या कंफ्यूजन है यहां पे। बॉक्स को चलने के लिए एफ को इसके एफ एस मैक्स से बड़ा होना पड़ेगा, और बॉक्स तभी चल पाएगा जब ये बच्चा रेस्ट में रहेगा। और बच्चे को रेस्ट में रखने के लिए फॉर बॉय टू नॉट मूव एफ को लेस होना चाहिए किससे, एफ एस मैक्स से। अब एक काम करो, इक्वलिटी वाला साइन हटा दो, है ना, ग्रेटर और स्मॉलर पे ही काम चल रहा है। तो एक काम करते हैं, यहां पे लिख देते हैं एफ ग्रेटर देन एफ डैश मैक्स। इस पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है बच्चों, तो इस पे मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है म्यू डैश इंटू नॉर्मल, और इसका नॉर्मल जो होगा नीचे एम डैश जी लगेगा और ऊपर नॉर्मल लगेगा। तो आप लिख सकते हो कि एफ की वैल्यू म्यू डैश इंटू एम डैश जी से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और इसके केस में क्या होगा, इस इक्वल का साइन हटा के चलते हैं, लेसर। इसके केस में बच्चे को रेस्ट में रहना है, फॉर बॉय टू नॉट मूव, तो एफ को लेस होना चाहिए इसके एफ एस मैक्स से। और इसका एफ एस मैक्स क्या होगा, तो फिर बात वही आ गई, नीचे एम जी ऊपर नॉर्मल, है ना। तो यहां लिख देंगे हम लोग म्यू एम जी। अब इन दोनों को कंपेयर करो, एफ ग्रेटर है इससे, ठीक, और एफ से ग्रेटर है ये, ध्यान से सुनना, इससे ग्रेटर है एफ और एफ से ग्रेटर है ये। तो 100% गारंटी है कि इक्वेशन 1 और 2 को अगर कंपेयर करें तो 100% गारंटी है कि म्यू एम जी ग्रेटर होना चाहिए म्यू डैश एम डैश जी से। आ रही है बात समझ में, क्योंकि इससे बड़ा होना चाहिए एफ को, और एफ से बड़ा है ये, क्यों, अगर ये बॉक्स तभी चलेगा जब ये बच्चा रेस्ट में रहेगा। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि हम लोग फ्रॉम 1 and 2, थोड़ा मैं इसको ऊपर कर देता हूं, ठीक है ना, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से हम लोग कह सकते हैं कि म्यू एम जी सर्टेनली ग्रेटर होना चाहिए म्यू डैश एम डैश जी से। जी कैंसिल कर दो तो म्यू इंटू एम का प्रोडक्ट बड़ा होना चाहिए म्यू डैश इंटू एम डैश के प्रोडक्ट से। तो अगर इस बच्चे को इस बॉक्स को पुश करना है तो बच्चे का कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और बच्चे का मास का प्रोडक्ट बॉक्स के कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और बॉक्स के मास के प्रोडक्ट से बड़ा होना चाहिए। अब देखो चॉइस पे, इसमें से कौन सा ऐसा चॉइस है जो ये सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। तो बच्चों सीधी सी बात है कि आप जरा गौर करना यहां पे कौन से चॉइस पे, जरा देखो यहां पे कौन सा चॉइस अपने काम का है। यस, आप देखो चॉइस नंबर 1, इसमें म्यू से म्यू डैश बड़ा दे दिया है, एम से एम डैश बड़ा दिया है,
तो सर्टेन है म्यू और एम का जो प्रोडक्ट होगा उससे बड़ा ही होगा म्यू डैश और एम डैश, क्योंकि देखो म्यू डैश ही बड़ा है और एम डैश ही बड़ा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट, तो इन दोनों प्रोडक्ट से गारंटी है कि बड़ा है। एक भी बड़ा छोटा होता तो हम कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन अगर दोनों ही बड़ा है तो इसका मतलब इसका प्रोडक्ट बड़ा है, और प्रोडक्ट अगर बड़ा हो गया तब वो उसको पुश नहीं कर पाएगा, क्योंकि पुश होने के लिए म्यू इंटू एम को बड़ा होना चाहिए उससे। तो इसका मतलब लिखा हुआ है कि सर्टेनली नॉट पॉसिबल टू स्लाइड द बॉक्स। तो ये जो ऑप्शन 1 है यही राइट आंसर हुआ, क्योंकि ऐसा होने पे आपको ये कंडीशन ऑब्टेन नहीं हो पाएगा। तो इसको जिसको समझने में थोड़ी तकलीफ हुई होगी इस प्रॉब्लम को, तो एक बार रिवाइंड करके फिर से सुन लेना, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। तो इसको राइट डाउन कर लो। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। ये भी आपका एम्स 2015 में पूछा हुआ है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि एक बॉडी ऑफ मास 40 kg रेस्टिंग ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस is subjected to force P which is just enough to start the motion of body, ठीक है। और इस सरफेस का म्यू और म्यू के दिया हुआ है, म्यू एस और म्यू के। म्यू एस आप जानते हो बड़ा होता है 0.5 और म्यू के होता है 0.4, ठीक है। और जी की वैल्यू 10 लेनी है, ये जी आप ऐसे ही मिसप्रिंट हो गया। तो कह रहा है कि अगर वो फोर्स लगातार लगता रहेगा तो बॉडी का एक्सेलरेशन निकालो। कहोगे ये क्या पूछ रहा है? देखो एकदम बहुत सिंपल है। सबसे पहली बात कि जब ये बॉडी यहाँ पे होगी तो बॉडी को मूव करने के लिए P को कम से कम किसके बराबर लगना पड़ेगा? कम से कम Fs मैक्स के बराबर लगना पड़ेगा। तो सबसे पहले P की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बच्चों P इक्वल्स टू Fs मैक्स, है ना, जब वो स्लाइड करने की स्थिति में आएगी। तो Fs मैक्स के जगह लिख देंगे म्यू एस इंटू एम जी। क्लियर? तो म्यू एस इंटू एम जी। तो मास दिया हुआ है आपका 40 kg, तो म्यू की वैल्यू कितनी है? म्यू एस की वैल्यू 0.5 इंटू 40 kg, है ना, 40 kg इंटू 10, तो ये आपका आ जाएगा 200 न्यूटन। तो इसका मतलब है P की वैल्यू 200 न्यूटन होगी। अब देखो क्या है, जब ये एक बार चलने लगेगा तो अब इस पे स्टैटिक के बजाय अब क्या लगेगा? काइनेटिक। मतलब कुछ देर के बाद अब इस पे पीछे लग रहा होगा बच्चों काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी कि एफ के। लेकिन आगे तो तुम वही फोर्स लगा रहे हो, क्योंकि लिखा हुआ है वो पी जो है वो कंटिन्यूअसली लग रहा है। तो पीछे एफ के आगे पी, और पी आपने निकाल रखा है 200 न्यूटन, और एफ के की वैल्यू देखो कितनी होगी? तो म्यू के इंटू नॉर्मल, यानी म्यू के इंटू एम जी। और म्यू के कितना है आपका? 0.4। तो 0.4 इंटू 40, 0.4 इंटू 40 इंटू 10, तो ये आ जाएगा आपका 160 न्यूटन। खुद सोचो, जब चलने की बात आई थी तो उस समय Fs मैक्स लग रहा था 200 न्यूटन, तो आपको 200 न्यूटन लगाना पड़ा। एक बार जब ये चलने लगा तो पीछे लगने वाला फोर्स हो गया 160, आगे 200 लगा रहे हो, पीछे 160, तो नेट फोर्स कितना आगे लगा? 40 न्यूटन। तो नेट फोर्स आगे आपका लग गया 40 न्यूटन। तो इसका मतलब ये है कि इस केस में इसको एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। तो वो कैसे निकालेंगे? तो P माइनस एफ के इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो 200 माइनस 160 इक्वल टू 40 इंटू ए। तो इधर भी 40 उधर भी 40, तो ऑटोमेटिकली A इक्वल्स टू आ गया आपका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आंसर आ गया सेकेंड। क्लियर? तो आप यहां से देखो कि आपको ये केयरफुल होना है कि अगर म्यू के और म्यू एस अलग अलग दिया हो तो चलने के बाद आपका एफ के लगने लगता है, और जो म्यू एस से थोड़ा कम होता है तो बॉडी एक्सेलरेट भी कर सकती है। लिख लो इसे। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 का, है ना। क्वेश्चन नंबर 50 एम्स 2015 में पूछा हुआ है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक हेमीस्फेरिकल बॉल है ना। बॉल मतलब कटोरा है। एक आपका हेमीस्फेरिकल है, ऐसा मान के चलो, एक बॉल है, कटोरा है, इस तरीके से। अब इसको क्या कर रहे हैं हम लोग? इसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जो इसके वर्टिकल, एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब जो इसके वर्टिकल से इस तरीके, सिमेट्री मतलब जो ठीक उसके बीच से निकले, वो भी वर्टिकल, उसके अबाउट इस कटोरा को
इस बॉल को हम लोग रोटेट कर रहे हैं, है ना, ऐसा लिखा हुआ है रोटेटिंग। फिर क्या कर रहा है बच्चों, ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। फिर कह रहा है कि एक ब्लॉक रख दिया गया इस बॉल के एक सर्टेन पॉइंट पे, कहीं पे रख दिए तुम। अब जब तुम यहां पे रख दिए तो ये भी इसके साथ रोटेट करेगा हॉरिजॉन्टल सर्कल में, और ये स्लिप नहीं कर रहा है, रोटेट कर रहा है और स्लिप नहीं कर रहा है। स्लिप तब भी नहीं कर रहा जबकि ये स्मूथ है। तो सीधी सी बात है, देखो ये बैंकिंग वाला केस हो गया, समझे ना। एक तरीके से ये रोटेट हो रहा है और एक सर्टेन एंगल पे अगर आपने इसको रख दिया तो उसका नॉर्मल का एक कंपोनेंट सेंटीपिटल फोर्स दे देगा और एक कंपोनेंट mg को बैलेंस कर लेगा। तो सीधी सी बात है, वो एंगल आपसे पूछ रहा है, तो बहुत मुश्किल नहीं है, एकदम आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो क्या करेंगे, पहले तो आप डायग्राम बना लो। तो डायग्राम इस तरीके से हमारा बन जाएगा, ये आपका हेमीस्फीयर हो गया, है ना। और यहां पे एक सेकंड, थोड़ा अच्छा नहीं बना, इसको सही कर दिया जाए। तो अब यहां पे देखो क्या है कि आपका ये बॉल यहां पे, ठीक है, ये बॉल हो गया। इस पे एक नॉर्मल फोर्स ऐसे दिखा दो, और ये रोटेट हो रहा है इस हॉरिजॉन्टल सर्कल में। एक्सिस वर्टिकल है लेकिन ये रोटेट हॉरिजॉन्टल सर्कल में हो रहा होगा। पूछ रहा है, आपको पूछा क्या है बच्चों, पूछा है कि इसका एंगल जो है वो कितना होगा, कौन सा एंगल। तो एंगल मेड बाय द रेडियस थ्रू द ब्लॉक एंड वर्टिकल, मतलब कि ये रेडियस जो इस हेमीस्फीयर का है और ये वर्टिकल के साथ ये एंगल आपसे पूछ रहा है। तो देखो एक काम करते हैं, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में n का एक कंपोनेंट टूट जाएगा n cos थीटा, जो कि किसको बैलेंस करेगा, mg को। और n sin थीटा जो होगा बच्चों वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेगा, जो कि सेंटीपिटल फोर्स देगा, ठीक है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो आपका सीधा हो गया आपका क्या, n cos थीटा इज इक्वल टू mg, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो अलोंग, ये अलोंग वर्टिकल हो गया, अलोंग वर्टिकल, वर्टिकल अलोंग हॉरिजॉन्टल। अलोंग हॉरिजॉन्टल तुम देख सकते हो कि n sin थीटा है ना, लगने वाला फोर्स n sin थीटा जो कि सेंटीपिटल फोर्स का काम करेगा। तो सेंटीपिटल फोर्स कितना होगा, तो मास, चूंकि अपने को पूछा क्या है, अपने को दिया हुआ है क्या, ओमेगा, है ना, ओमेगा भी दिया हुआ है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां से m ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, m ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस। अब ये जो ब्लॉक जिस रेडियस में घूम रहा है, ब्लॉक जिस सर्कल में घूम रहा है उसका रेडियस तो x होगा, ये वाला रेडियस होगा। तो इसको अगर हम लोग अलग से डायग्राम बना दें यहाँ पे, तो ये आपका r है, ये थीटा है और ये x है, तो ऑटोमेटिकली x जो होगा r साइन थीटा होगा। इस ट्रायंगल में आप आराम से x को दिखा सकते हो, साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स अपॉन आर, तो x इक्वल्स टू आर साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे बच्चों, n साइन थीटा इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर, और x के जगह लिख दोगे r साइन थीटा। क्लियर। अब यहाँ पे साइन थीटा कैंसिल, साइन थीटा कैंसिल। और नॉर्मल के जगह क्या लिख सकते हो बच्चों, नॉर्मल की जगह लिख सकते हो mg अपॉन कॉस थीटा। कहां से, यहां से n cos थीटा इक्वल्स टू mg है, तो mg अपॉन कॉस थीटा। इधर क्या हो गया बच्चों, इधर हो गया m ओमेगा स्क्वायर r। आपको यहां से m और m क्या हो गया, कैंसिल। तो आपको ओमेगा निकालना है ना, तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट g अपॉन r cos थीटा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में आपको ओमेगा ही पूछ रहा था, तो g अपॉन r cos थीटा जो कि आपका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है ना। तो इसको राइट डाउन कर लो।